दोस्तों, जिस तेजस फाइटर जेट ने रिकॉर्ड बनाया हुआ था, इतनी सारी सफल फ्लाइट के बावजूद कभी क्रैश ना होने का अचानक से पिछले कुछ महीनों में 3 बार क्रैश हो जाता है। आज एक बार फिर से एक तेजस विमान क्रैश हुआ है। हालांकि पायलट सेफ रहा। इसी तरह से इसरो के जिस पीएसएलवी को बेहद सेफ और भरोसेमंद माना जाता था, वह अचानक से लगातार फेल होता जा रहा है। क्या इन सब के पीछे कोई साजिश है या और क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारे इसरो के मिशन लगातार फेल हो रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत ने पिछले कुछ दशकों में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेज तरक्की की है। खासकर स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियां पूरी दुनिया में सराही जाती है। कम बजट में बड़े मिशन पूरा करना भारत की पहचान बन चुका है। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और कई सैटेलाइट लॉन्च करके ये साबित किया है कि भारत किसी भी बड़ी स्पेस पावर से कम नहीं है। लेकिन हाल के समय में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिनसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत के स्पेस मिशनों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ महीनों में भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी के साथ कुछ असामान्य समस्याएं देखने को मिली। ये वही रॉकेट है जिसकी सफलता दर बहुत ज्यादा मानी जाती है, लेकिन अचानक कुछ महत्वपूर्ण मिशनों के दौरान ऊपरी स्टेज में गड़बड़ी आई और सैटेलाइट सही तरीके से कक्षा में नहीं पहुंच पाए। खास बात यह रही कि जिन मिशनों में दिक्कत आई, उनमें से कई सुरक्षा या निगरानी से जुड़े थे, जिनका इस्तेमाल सेना या रणनीतिक कामों के लिए होना था। इससे लोगों के मन में शक पैदा हुआ है कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। इसी बीच एक और दिलचस्प घटना हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने अचानक केरल स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का दौरा किया। बताया जाता है कि यह दौरा बहुत गोपनीय था और इसमें कई बंद कमरों की मीटिंग्स हुई। जब देश का सबसे बड़ा सुरक्षा अधिकारी अचानक स्पेस सेंटर पहुंचे तो ये साफ था कि मामला सामान्य नहीं है। माना गया है कि वह लगातार हो रही तकनीकी गड़बड़ियों और संभावित सुरक्षा खतरे की जांच करने पहुंचे थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि समस्या सप्लाई चेन में हो सकती है। रॉकेट और सैटेलाइट में लगने वाले कई चिप, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विदेशों से आते हैं। अगर इनमें पहले से कोई खराबी या छेड़छाड़ कर दी जाए तो मिशन के दौरान सिस्टम फेल हो सकता है। दूसरी संभावना साइबर हमले की भी बताई जा रही है। आजकल हर लॉन्च कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कोड पर निर्भर होता है। अगर किसी ने सिस्टम में मालवेयर डाल दिया हो तो सही समय पर गड़बड़ी पैदा की जा सकती है। तीसरी संभावना मानव स्तर की सुरक्षा चूक की है, यानी किसी विदेशी एजेंसी का व्यक्ति या उसका सहयोगी सिस्टम के अंदर तक पहुंच गया हो। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब वैज्ञानिकों या प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है। उदाहरण के लिए भारत के क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन पर जासूसी के झूठे आरोप लगाए गए थे। बाद में अदालत ने उन्हें निर्दोष बताया। इस घटना पर बनी फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट में भी दिखाया गया है कि कैसे एक बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट को वर्षों तक पीछे ढकेल दिया गया। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले होमी जे भाभा की 1966 में विमान दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसे लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। इसी तरह विक्रम साराभाई की 1971 में अचानक मृत्यु हो गई थी। आधिकारिक रूप से इन घटनाओं को सामान्य माना गया, लेकिन कुछ लोग इन्हें संदेह की नजर से देखते हैं। हालांकि इन दावों के पक्के सबूत कभी सामने नहीं आए। कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भारत और चाइना जैसे देश तेजी से अपनी स्वतंत्र स्पेस ताकत बना रहे हैं, खासकर सैन्य, सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम के क्षेत्र में। इससे वैश्विक ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इसीलिए शक जताया जाता है कि कोई विदेशी खुफिया एजेंसी जैसे CIA इन प्रोग्राम्स को धीमा करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक और अधिकारी इन सब बातों को साजिश मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि जब लॉन्च की समस्या बढ़ती है तो फेलियर की संभावना भी बढ़ती है। हर देश के स्पेस प्रोग्राम में कभी कभी तकनीकी समस्याएं आती है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर असफलता के पीछे कोई दुश्मन भी हो। यह भी सच है कि स्पेस टेक्नोलॉजी बेहद जटिल होती है और छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस पूरे मामले में एक बात जरूर स्पष्ट होती है कि भारत को अपने स्पेस प्रोग्राम की सुरक्षा और मजबूत करनी होगी, चाहे वह सप्लाई चेन हो, सॉफ्टवेयर सुरक्षा हो या मानव संसाधन। हर स्तर पर सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अंतरिक्ष केवल विज्ञान का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक ताकत का भी प्रतीक बन चुका है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत का स्पेस सफर चुनौतियों से भरा जरूर है, लेकिन देश के वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम तकनीक, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें तो आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष की दुनिया में और भी बड़ी ताकत बन सकता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की नजर भारत के हर मिशन पर टिकी रहती है। वैसे आपके हिसाब से क्या ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत और इजराइल की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं और लगातार इजराइल से कई खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी के तहत भारत की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भारत को एक खास मिसाइल सिस्टम ऑफर किया है जिसका नाम है गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो ये भारत की वायुसेना को एक बिल्कुल नई ताकत दे सकती है। ये मिसाइल सामान्य युद्ध के लिए नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित और मजबूत दुश्मन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। आज के समय में इंडियन एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। उसका लक्ष्य है कि जरूरत पड़ने पर वह दुश्मन के अंदर तक जाकर हमला कर सके बिना अपने लड़ाकू विमानों को खतरे में डाले। इसी रणनीति के तहत लंबी दूरी से हमला करने वाले हथियारों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। गोल्डन होराइजन इसी रणनीति का हिस्सा बन सकती है क्योंकि यह हवा से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो बहुत दूर तक मार कर सकती है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल इजराइल की सिल्वर स्पैरो नाम की टारगेट मिसाइल पर आधारित है। ये लगभग 8 मीटर लंबी और करीब 3 टन वजनी मानी जाती है। पहले इसका इस्तेमाल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए किया जाता था ताकि असली बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों की नकल की जा सके, लेकिन अब उसी तकनीक को युद्ध के लिए तैयार हथियार में बदला गया है। यानी अब ये केवल टेस्ट के लिए नहीं बल्कि असली मिशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी दूरी और ताकत मानी जा रही है। अनुमान है कि इसे अगर तेज गति और ऊंचाई पर उड़ रहे लड़ाकू विमान से छोड़ा जाए तो ये 1500 से 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भी निशाना बना सकती है। यानी भारत के फाइटर जेट अपने देश की सीमा के अंदर रहते हुए भी दुश्मन के बहुत अंदर तक हमला कर सकेंगे। इससे पायलट की सुरक्षा भी बढ़ेगी और मिशन की सफलता की संभावना भी। वहीं इजराइल पहले भी भारत को कई अत्याधुनिक हथियार दे चुका है जैसे रैम्पेज मिसाइल। वहीं लोरा मिसाइल को लेकर भी भारत इजराइल से बातचीत कर रहा है जिनका इस्तेमाल खास सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस या गोला बारूद के डिपो को नष्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन गोल्डन होराइजन इनसे अलग है। ये उन लक्ष्यों के लिए बनाई गई है जो जमीन के नीचे या मोटी कंक्रीट से सुरक्षित होते हैं जैसे गुप्त बंकर, कमांड सेंटर या परमाणु सुविधाएं। ये मिसाइल जब विमान से छोड़ी जाती है तो पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर बहुत तेज गति से नीचे लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। इस दौरान इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो सकती है कि इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। टक्कर के समय इसकी गति से पैदा होने वाली ऊर्जा ही लक्ष्य को तबाह करने के लिए काफी होती है। यानी सिर्फ विस्फोटक ही नहीं बल्कि इसकी स्पीड भी इसे खतरनाक बनाती है। आधुनिक युद्ध में कई महत्वपूर्ण ठिकाने जमीन के नीचे बनाए जाते हैं ताकि उन्हें हवाई हमलों से बचाया जा सके। ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए सिर्फ सटीक निशाना ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ताकत भी चाहिए होती है। माना जा रहा है कि गोल्डन होराइजन इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इस मिसाइल को खरीदने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बातचीत शुरुआती स्तर पर बताई जा रही है, लेकिन अगर ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होती है तो ये भारत की रणनीतिक ताकत को एक नया स्तर दे सकती है। कुल मिलाकर ये खबर दिखाती है कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि भविष्य के युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता किसी भी देश की सैन्य ताकत का अहम हिस्सा होती है और भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।